हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में। दोस्तों, आज हमारा जो है वीडियो है वह संपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज हम बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 303 से लेकर 317 तक, यानी जो संपत्ति से संबंधित अपराध हैं, चोरी से लेकर इस वीडियो में हम कवर करेंगे चोरी, लूट, डकैती और विश्वासघात। सब कुछ इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं टोटल। तो सेक्शन 303 से लेकर 317 तक कंप्लीट होगा, यानी इसमें एक एक सेक्शन का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और सब कुछ कवर किया जाएगा। सजा से लेकर ट्रायल कोर्ट तक हर चीज़ को कवर करेंगे। तो कहीं मत जाइए, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 304 के बारे में आज हम फुल डिटेल में कवर अप करने वाले। सेक्शन 304 दोस्तों, इसके पहले एक सेक्शन आता है सेक्शन 303। 303 का जो सेक्शन है यह बताता है चोरी के बारे में, और चोरी की वीडियो 303 वाली ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर मेरे है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के 303 के सेक्शन को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 304 के बारे में, जो कि बात करता है स्नैचिंग की। स्नैचिंग और स्नैचिंग मतलब होता है दोस्तों छीना झपटमारी। छीना झपट। तो स्नैचिंग क्या होती है, इसको थोड़ी सा हम लोग चर्चा करेंगे, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिए, सड़क पर चलते समय या किसी सार्वजनिक स्थान पर आप हैं वहाँ पर, और कोई अचानक से आता है, बलपूर्वक आपके गहने या आपकी मोबाइल या आपका पर्स जबरदस्ती छीन कर लेकर तुरंत भाग जाता है, वही स्नैचिंग होता है, छीना झपटमारी कहते हैं। हम इसको इस बोर्ड पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जो कि क्या बोलते हैं उसको, स्नैचिंग की बात अगर छीना झपटमारी की बात होती है, तो मान लीजिए हम सड़क के रास्ते जा रहे हैं या फिर कहीं सार्वजनिक प्लेस पर खड़े हैं। अभी मैं बताऊंगा कि सार्वजनिक प्लेस क्या क्या हो सकते हैं। फिलहाल आप जानिए, सड़क पर जा रहे हैं या कहीं सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं या फिर जा रहे हैं, खड़े हैं या फिर जा रहे हैं, कोई अचानक से, यहां पर एक शब्द आया है अचानक से या फिर तत्काल। अचानक से या तत्काल क्या करता है, बलपूर्वक आपके सामान को छीन लेता है, आपके सामान को छीन लेता है और उसके प्राण लेकर भाग जाता है। इसको ही बोलेंगे छीना झपटमारी, सेक्शन 304। बहुत ही आसानी से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं बताना है। मान लीजिए कि हम रास्ते से जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, और हमारे हाथ में मोबाइल है, हम बात करते हुए चल रहे हैं, ये मोबाइल है, और बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और ज्यों ही थोड़ी कदम आगे बढ़े, कोई बाइक से दो लोग आए और पीछे बैठा हुआ इंसान तुरंत मेरी मोबाइल को छीना बलपूर्वक और तुरंत भाग गया। ये क्या है, छीना झपटमारी कहलाएगी। अब समझ जाओ, 304 में बताया गया है। चलिए अब देखिए, जो छीना झपटमारी होती है इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं। पहली बात तो आपकी जो संपत्ति है उसका नुकसान होगा, यानी लेकर भाग जाएगा। दूसरी बात, आपको चोट भी लग सकती है, छीना झपटमारी में चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मान लीजिए छीना हम गिर पड़े तो चोट लग जाती है।
अब हम सेक्शन 304 को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है 304 का सब क्लास 1 और दूसरा है 304 का सब क्लास 2। तो सबसे पहले हम सेक्शन 304 का सब क्लास 1 पढ़ेंगे। BNS 304 का सब क्लास 1। अब ये देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि अचानक या बलपूर्वक कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपकी वस्तु को छीन लेता है तो वह स्नैचिंग कहलाती है। यह सामान्य चोरी से हटकर है। चोरी में क्या होता है, वहाँ पर बलपूर्वक या जबरदस्ती की कोई बात नहीं होती है, अचानक की बात नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है, स्नैचिंग में जबरदस्ती होता है, बलपूर्वक होता है और चोट लगने के चांसेस रहते हैं। इसलिए चोरी में और इसमें दोनों में डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए, जैसे हमारी मोबाइल पर्स वगैरह छीन लेते हैं, कोई व्यक्ति अचानक से किसी सामान को आपसे छीन ले तो उसको स्नैचिंग कहते हैं। अब आगे बढ़िए। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम समझ लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं। देखिए, अचानक, सबसे पहली बात तो यह कार्य क्या होगा, अचानक होगा, ठीक, अचानक होगा और बलपूर्वक होगा। इस बात को नोट कर लीजिए, जहां भी 304 को पढ़ना होगा उसको अचानक या बलपूर्वक आपको लिखना ही लिखना है। और दूसरी बात, यह सामान्य चोरी से काफ़ी डिफरेंट रखता है। इन्हीं दो चीज़ों से यह काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। और दोस्तों, इसमें जो है चोरी से ज़्यादा कठोर कारावास का सज़ा होता है। यानी इसमें कठोर कारावास सज़ा होगी और इसमें तुरंत पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार कर सकती है तुरंत, विदाउट वारंट। आप कह सकते हैं कि बिना वारंट की क्या होगी, तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। स्नैचिंग के मामले में विदाउट वारंट गिरफ्तारी हो सकती है। अब इसके हम दंड की बात करेंगे। ये तो हो गई हमारी परिभाषा। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया, ये सब पूरा परिभाषा भी बात हो रही थी। अब पढ़ेंगे हम इसके दंड के बारे में। दंड का प्रावधान सेक्शन 304 का सब क्लास 2। अब इसको पढ़िए क्या कहता है। देखिए, यह बात करता है दंड की। अगर कोई व्यक्ति स्नैचिंग करता है तो 304(2) के तहत दंडित किया जाएगा और 3 साल की सजा होगी। 3 साल, लेकिन कैसा होगा, ये कठोर कारावास होगा। सश्रम कारावास, कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। 3 साल का कठोर कारावास और साथ ही साथ जुर्माना होगा। दूसरी बात, इसमें यह जुर्माने की जो राशि है यह उस स्नैचिंग के ऊपर निर्भर है कि कितने का माल की स्नैचिंग हुई है, छीना झपटी हुई है। मान लीजिए कोई लैपटॉप लेकर भाग गया हो और कोई एक पर्स लेकर भागा हो जिसमें 100-200 रुपये हो, तो दोनों में अंतर जमीन आसमान का है। तो उसी हिसाब से जुर्माना भी इसमें लगाया जाएगा। वस्तु की कीमत के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए दोस्तों, 304 का जो सेक्शन है सब क्लास 2, ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध है और अजामानती अपराध है। अजामानती अपराध है। इसकी सुनवाई फर्स्ट श्रेणी के यानी कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है। एनी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है और यह अपराध समझौता योग्य नहीं होते हैं। सेक्शन 305 भारतीय न्याय संहिता के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि सेक्शन 304 के बारे में, जो कि बात करता है स्नैचिंग की। आज की वीडियो में बात करता है कि अगर रहने की जगह कोई चोरी करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, सेक्शन 305 में बताया गया है। चलिए इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि रहने की जगह क्या क्या हो सकती है।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है और ये लगातार ऐसी सीरीज चलती रहेगी। कल मैं आपको सेक्शन 4 304 के बारे में बता रहा, आज 305, कल 306, मतलब ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज बताएंगे हम कि सेक्शन 305 क्या कहता है। देखिए, रहने की जगह कौन कौन सी हो सकती है भाई? आदमी का घर हो सकता है, तंबू हो सकता है, टेंट भी हो सकता है, जहाँ पर लोग टेंट लगा कर रहते हों वह टेंट भी हो सकता है, पूजा स्थल हो सकता है, धार्मिक स्थल हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, हॉल हो सकता है, यातायात के साधन जितने हैं वहाँ पर अगर कोई पब्लिक रहती है तो वो भी हो सकता है। सब कुछ, एवरीवन, जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता हो वह क्या है, अगर वहाँ पर कोई चोरी करेगा तो उसको सेक्शन 305 के तहत पनिश किया जाएगा। अभी तक यातायात को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन अब नए कानून बीएनएस में 305 में बहुत कुछ बदलाव किया गया। धार्मिक स्थल जोड़ दिए गए हैं, यानी कोई मंदिर से मूर्ति चुराता है, मंदिर से किताब चुराता है, धार्मिक ग्रंथ चुराता है, तो उसके लिए भी दंड इसमें दिया गया है। तो चलिए एक एक बात को हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, अब सबसे पहली बात है कि कब लगेगा सेक्शन 305, कब किसी व्यक्ति पर लगता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर लोग रहते हैं, अगर वहां पर चोरी हो जाए, जैसे कहां पर लोग रहते हैं, देखिए इमारत में रहते हैं, इमारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, पुस्तकालय में रहते हैं, ऐसी जगहों पर, ऑफिस में रहते हैं, कचहरी में रहते हैं, ऐसी जगहों पर अगर किसी व्यक्ति का चोरी हो जाता है वस्तु, तब उसके ऊपर सेक्शन 305 लगेगा। दूसरी बात, जहां पर स्कूल और होटल होगा, स्कूल होटल, अगर स्कूल और होटल में चोरी होती है तो उसमें भी सेक्शन 5 लगेगा। बस, ट्रक, ट्रेन, यानी यातायात के जितने सारे साधन हैं, अगर यातायात का साधन में जो भी व्यक्ति रहता है उसमें अगर चोरी होगी तो उसमें भी सेक्शन 305 लगेगा। जैसे कोई मालवाहक गाड़ी है आने जाने के लिए, उसमें अगर कोई चोरी करता है तो उसमें भी सेक्शन 305 लगेगा। पूजा स्थल, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, किसी भी स्थान पर अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसमें भी सेक्शन 305 ही लगेगा। इसको हटाइए। सरकारी जो ऑफिसें हैं, स्थानीय प्राधिकरण है, और अगर उसके अंतर्गत कोई चोरी करता है तो उसमें भी सेक्शन 305 के तहत मामला बनता है। तो मैं बता दिया हूँ आपको कहाँ कहाँ पर 305 लगेगा। अब चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं कि किस कारण से लगेगा। कारण की बात है, कारण। अब कारण क्या हो सकते हैं भाई 305 लगने के? देखिए, अगर आपका चुराने का इरादा होना चाहिए, सबसे पहली बात क्या हो, इंटेंशन हो व्यक्ति का कि हाँ मैं चोरी करूंगा, उसका इंटेंशन है तो वह क्या होगा, चोरी लगेगी। दूसरी बात है, अगर उस व्यक्ति का बेईमानी पूर्वक आशय हो, चुराने का क्या हो, बेईमानी हो उसके अंदर, अगर बेईमानी का आशय होगा तब क्या होगा, सेक्शन 305 का मामला बनेगा। अगर जो संपत्ति चुराई गई है, जो संपत्ति चुराई गई है वह उस मालिक के जानकारी में ही नहीं है, यानी अनजाने में, उसकी सहमति नहीं है, फिर भी क्या हो गया, उस वस्तु को ले गया है तो वह चोरी कहलाएगी। सहमति नहीं है तो, और चुराई हुई संपत्ति का उस व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, चोरी जो है आवासीय घर में हो सकती है या किसी ऐसी जगह पे, परिवहन यात्रा में, किसी भी जगह पर जहाँ पर परिवहन वगैरह हो, जहाँ पर पब्लिक रहती हो, वहाँ पर चोरी की बात की गई। तो ये भी दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है
इसलिए हल्का आपको सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। तो सपोर्ट करिए आप लोग। अब देखिए कौन कौन से कार्य हो सकते हैं 305 को लागू करने के लिए, कौन कौन से कार्य करना पड़ सकता है, इसको देख लीजिए। जैसे अगर घर में घुसकर कोई व्यक्ति आपकी नकदी चुरा ले जाए, गहने चुरा ले जाए, सर सामान चुरा ले जाए, तो क्या होगा, 305 लगेगा। अगर गाड़ी कोई खड़ी करके गया है, गाड़ी खड़ी करके गया है, अगर उसमें से कोई वस्तु निकाल लेता है तो क्या होगी, वह चोरी होगी और सेक्शन 305 के तहत पनिशेबल होगी। दुकान है, गोदाम है, वहाँ से कोई वस्तु उठा कर ले गया तो क्या होगा, वह 305 लगेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अगर कोई व्यक्ति वहाँ से कोई वस्तु ले जाता है तो क्या होगा, चोरी होगा। जैसे धर्म ग्रंथ हो गए, पुस्तकें हो गई, घंटा वगैरह, मूर्ति कोई चोरी करके ले गया तो सब सेक्शन 305 में ही आने वाले हैं। स्कूल कॉलेज की बात है, अगर स्कूल कॉलेज में से कोई व्यक्ति पुस्तक चुरा ले, लैपटॉप चुरा ले, मोबाइल चुरा ले, पर्स चुरा ले, कोई भी चीज़ etc, तो क्या होगा, सेक्शन 305 के तहत मामला बनेगा। सरकारी दस्तावेज से संबंधित जो भी अभिलेख वगैरह है, अगर चोरी करता है तो उसको भी सेक्शन 305 में रखा गया है। बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, यहाँ भी अगर चोरी होती है तो भी सेक्शन 305 के तहत ही पनिश किया जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर, किस कारण से, कब, सब कुछ चोरी कैसे होगी 305 के लिए। तो पूरा डिटेल में मैंने मौखिक समझाने का प्रयास किया है। लिखने का आज कुछ मूड नहीं है, गला भी खराब है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा अगले वीडियो आपको परफेक्ट मिले, इससे बेटर मिलेगी। देखिए अब बात करेंगे सज़ा की। दोस्तों सज़ा की अगर बात करें 305 में, तो 305 में दोस्तों 7 वर्ष का कारावास है, 7 वर्ष का कारावास है और प्लस जुर्माना है। अब जुर्माने की बात वही होगी कि वस्तु पर निर्भर करेगा कि वस्तु की कीमत कितनी है, उसी हिसाब से क्या होगा, जुर्माना लगेगा। उसकी गंभीरता पर उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, तब आपको उसके लिए पनिशेबल किया जाएगा। दोस्तों यह भी संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, अजामानती अपराध की श्रेणी में आता है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। यह समझौता योग्य अपराध नहीं होते हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 306 के बारे में दोस्तों, 306 क्या कहता है, बहुत ही छोटा सेक्शन है और आसानी से आप समझ जाएंगे। आज मैं 306 के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ कोई व्यक्ति चोरी जैसे अपराध से कैसे बचे, या चोरी जैसा अपराध उसके ऊपर हो जाता है तो उससे कैसे बचे, सब कुछ डिटेल में मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले दोस्तों निवेदन है कि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए कोऑपरेट करिएगा, आवाज़ साफ जा रही है तो ध्यान से सुनिएगा। 306 कहता है, क्या कहता है, किसी मालिक, देखिए किसी मालिक के कब्जे से अगर कोई संपत्ति की चोरी उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं अगर उनके द्वारा की जाती है तब सेक्शन 306 लगता है। आइए हम इसको स्क्रीन पर समझते हैं। देखिए सेक्शन 306 के लिए क्या होता है, कोई मालिक है या तो मालिक प्राइवेट होगा या फिर सरकारी होगा। आदमी दो तरह की नौकरी करता है, एक तो प्राइवेट करता है और एक सरकारी करता है। अगर प्राइवेट नौकरी में जैसे काम वाली बाई हो गई या कोई दुकानदार के अंदर दुकान में जो ग्राहक जो दुकानदार में अंदर काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी, मान लीजिए प्राइवेट नौकरी है, ठीक है, और कोई सरकारी नौकरी है, ये दो लोग हैं। और दूसरी बात, सरकारी नौकरी में क्लर्क होते हैं या कोई चपरासी वगैरह कुछ भी हो गए। अगर इनके द्वारा जो मालिक साहब हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, ये जो मालिक हैं, अगर इनके संपत्ति को कोई नौकर चुराता है, कोई क्लर्क चुराता है, कोई अधीनस्थ कर्मचारी चुराता है, तब उसके ऊपर सेक्शन 309 लगाया जाता है।
बात एकदम स्पष्ट है 306 के लिए कि मालिक के कब्जे से कोई वस्तु को कोई नौकर चुराए तब सेक्शन 306 लगती है। आसान सी भाषा में समझिए होंगे। अब देखिए, अगर इसकी सज़ा की बात करें 306 में कि 306 में क्या सज़ा होगी, तो दोस्तों सज़ा होगी 7 साल की। 7 साल की सज़ा होगी और प्लस जुर्माना भी होगा। दोस्तों यह संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है। इनकी सुनवाई कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है, एनी मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको भी जान लीजिए कि यह अजमानती अपराध है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस है और समझौता योग्य अपराध नहीं है। तो आपने सेक्शन 306 को समझ लिया किस तरह का अपराध है, 7 साल की सजा है और जुर्माना है। अब देखिए, ये तो भाई चैप्टर हमने चोरी को बता रहे हैं, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर चोरी का आरोप लग गया है तो कैसे बचे, हाउ, बचने का क्या ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है तो सबसे पहले एक अच्छे वकील को चुने, एक अच्छे एडवोकेट को क्या करें, नियुक्त करें। सर्वप्रथम फीस जमा कर दीजिएगा और उनको बताएं कि क्या क्या मामला बनता है और कैसे सबूत मिलेंगे मुझे निर्दोष साबित करने के लिए। यह सब वकील के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरी बात दोस्तों, आपका भी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आप बताएं कि घटना के समय आप कहां पर थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, मान लीजिए आपने चोरी नहीं किए हैं, मैं आपको निर्दोष मान के चल रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, तो आप उस समय बताएं जिस समय घटना हुई थी। जब भी कोई दोस्तों FIR होती है ना, तो उसमें समय दिया होता है प्लस स्थान प्लस दिनांक। ये 3 चीज़ें जिस FIR में नहीं होगी वो FIR शून्य मानी जाएगी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उसके समय एग्जैक्ट टाइम क्या था, किस स्थान पर हुआ है और किस डेट को हुआ था। तो आप ये पता करें सॉरी, पता करें कि समय क्या था, स्थान क्या था और किस दिनांक को आप वहाँ पर कहाँ पर थे। इस बातों को देखें और हो सके तो जहाँ पर आप थे वहाँ के गवाह या कुछ सबूत इकट्ठे करें, जैसे कि कोई CCTV कैमरा हो, कहीं होटल में खाना खाया हो, ETC। आपने एक फिल्म देखी होगी, मूवी दृश्यम। दृश्यम मूवी में दिखाया है कि अगर कोई घटना होती है तो क्या क्या हमें एविडेंस इकट्ठा करना होता, सब कुछ। तो उसी हिसाब से अगर काम करेंगे तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर क्राइम नहीं किए रहेंगे तो, क्राइम किए रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो तो मान लीजिए मूवी है उसमें दिखा दिया। दूसरी बात दोस्तों, ये भी पता करते रहें कि कोई सबूत के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का गौर लगाएं। अगर और दोस्तों अगर हो सके तो अगर मान लीजिए गलती बस आपके द्वारा कोई वस्तु ले जाई गई हो, वहाँ से गलती बस आपने ले गए और चोरी का मुकदमा हो गया, लेकिन जब आपको पता चलता है कि यह सामान मेरी नहीं है किसी और की है, तो तुरंत उस सामान को अगर वापस कर देते हैं तब वहाँ पर आपके पक्ष में कुछ मामले बन सकते हैं। तो वापस कर दें। अगर कुछ सामान गलती से आप ले गए हैं तो एक्सप्लेनेशन के साथ उस सामान को आप वापस कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई मानसिक बीमार व्यक्ति है, अगर मानसिक बीमार रोगी है, अगर उसके द्वारा कोई चोरी होती है तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा करके
इन मुकदमों से बच सकता है। भाई मेरा उस समय दिमाग काम नहीं किया, गलती से चोरी हो गई, मैं नहीं जानता हूँ कैसे चोरी हुई, तो मेंटल सर्टिफिकेट लगा करके क्या कर सकते हैं, आप उस ऐसे मुकदमों से बच सकते हैं। अगर दोस्तों यकीन मानिए आपने कोई वैध सबूत दे दिया है, वैध सबूत है आपके पास, वैलिड एविडेंस, तो आप उन मुकदमों से बरी हो सकते हैं। इस मुकदमे से आप बरी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब करने के लिए एक चुनौती भरा काम होता है। किसी के ऊपर अगर चोरी का लांछन लग जाता है तो समाज उसको चोर की दृष्टि से देखती है। तो ऐसे अपराध से बचने के लिए इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। बीएनएस का सेक्शन 307 काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, भारतीय न्याय संहिता का बड़ा मजेदार सेक्शन है। यह दोस्तों एक कहावत है हम लोगों के यहाँ भोजपुरी में, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो इस पर फिट बैठती है मेरे हिसाब से। दोस्तों सेक्शन 307 कहता है कि चोरी के समय या चोरी करने के बाद अगर कोई व्यक्ति धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है, किसी भी प्रकार की धमकी देता है, तो यह अपराध बनता है। आइए हम इसको डिटेल में पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि सेक्शन 307 क्या कहता है। उसके पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लॉ एजुकेशन जीके को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बनता है और हमें आगे बढ़ने की मदद मिलती है और वीडियो हम अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सेक्शन 307 के लिए क्या मायने, यह कहता क्या है कि जानबूझकर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा होता है और उस दौरान अगर किसी को जान से मारने की धमकी दे दे या उसी समय धमकी दे रहा हो, बंधक बना रहा हो, तब वह सेक्शन 307 का मामला बनता है। देखिए इसके एलिमेंट क्या हैं, 307 को लागू करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या फैक्ट होने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, इस अपराध के लिए आपका इंटेंशन होना चाहिए, इरादा होना चाहिए। उस व्यक्ति का इरादा हो चोरी करने का और धमकी देने का। चलिए देखिए, चोरी करने से पहले, चोरी से पहले या फिर बाद में धमकी दी गई हो, चोरी से पहले या चोरी के बाद में धमकी दी गई हो, वह धमकी कैसी हो सकती है दोस्तों? वह धमकी हो सकती है साधारण धमकी हो सकती है, या फिर जान से मारने की धमकी हो सकती है, या फिर आपके किसी प्रिय को जान से मारने की धमकी, या फिर किसी को बंधक बना के चोरी की जा रही हो, बंधक बनाकर चोरी की जा रही हो। इस तरह के अगर कृत्य होता है तो वह चोरी में आता है। इस सेक्शन 307 में उसका मामला बनता है। अब देखिए, अब चोरी करने के लिए धमकी के साथ साथ वह पहले से अगर कोई हथियार रखा हो, चोरी के साथ साथ क्या रखा हो, हथियार रखा हो, जैसे तलवार लिया हो, बंदूक लिया हो, चाकू लिया हो, etc, अन्य कोई वस्तु अगर उसके पास खतरनाक हथियार हो तो क्या होगा, ये सब सेक्शन 307 के मैटर आते हैं तो बनता है। और इस सब में एक चीज कॉमन होगा, उसका नुकसान करने का क्या होगा, इरादा होगा, नुकसान। समझ रहे बात को? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए 307 कब लगती है, किस कृत्य पर लगती है, इसको जान लीजिए क्या कार्य हो सकते हैं।
307 लागू करने के लिए क्या क्या कार्य हो सकते हैं। मान लीजिए किसी दुकान में या किसी घर में अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, अगर कोई रोकता है तो उसको कोई धमकी दे, चोरी में दुकान में चोरी कर रहा हो या किसी घर में चोरी कर रहा हो, किसी माल गोदाम किसी जगह चोरी कर रहा हो, कोई रोकता हो उसको मारने की धमकी दे रहा हो, तब सेक्शन 307 लगता है। देखिए, बंदूक, पिस्तौल इत्यादि जैसे हथियार दिखाता हो, चोरी कर रहा है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या दिखा रहा हो, हथियार दिखा रहा हो कि हट जाओ नहीं तो बुरा होगा, और मारने की धमकी, मारने की धमकी से चोरी करने जा रहा है और चोरी करते समय कोई आ गया तो उसके कंटपट्टी पे लगा दिया, सावधान आगे मत आना, लूट के बंदूक लेकर सामान लेकर चला जाता है, तो सेक्शन 307 लगते हैं। अब देखिए, उसका कृत्य हो, अगर वह धक्का भी दे दे, चोरी करते समय धक्का दे दे, मुक्का से मार दे, ठेल दे, ढकेल दे, किसी भी तरह का अगर कृत्य करता है तो वह सेक्शन 307 का मामला बनता है। अगर मान लीजिए डराने के लिए जानवरों का उपयोग कर रहा हो, जैसे जानवर रखा हो और जानवर को छेड़ दे और भौंकने लगे कस कस के, आदमी डर जाए, डर पैदा कर दे, डर जैसा माहौल पैदा कर देता हो, या फिर कोई झूठी खबर फैलाने की धमकी दे, उसके विषय में कोई झूठी खबर फैलाने की धमकी दे, तब इस तरह के मामले बनते हैं। या फिर कोई ऐसी झूठी सूचना दे, जैसे कि कह दे कि आगे मत बढ़ना, टाइमर बम लगा है फूट जाएगा, तो आदमी डर गया, तो डर का माहौल बनाकर चोरी करता है, तो सेक्शन 307 के तहत मामला बनते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम इसकी सज़ा की बात करते हैं। सेक्शन 307 का सज़ा क्या कहती है। बीएन एक्ट में दोस्तों 307 की सज़ा के बारे में कि अगर आप चोरी करने के समय धमकी देते हैं, जान से मारने की किसी प्रकार की, तो सेक्शन 307 का मामला बनता है, इतने साल सज़ा। ये मैटर तो मैं अपनी स्टडी से आपको बता रहा हूँ, ऐसा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अगर इस तरह का कृत्य कोई करता है 307 के तहत, तो ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास जो कि 10 साल हो सकता है, 10 साल की सज़ा होगी, साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। ऐसे व्यक्तियों को 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, यह जो संपत्ति पर निर्भर करता है कि कितने की संपत्ति चोरी हुई है। अगर संपत्ति कुछ ज़्यादा की चोरी है तो जुर्माना घट सकता है, लेकिन 10 साल से कम नहीं होगा। जुर्माना घट सकता है, सज़ा भी बढ़ सकती है। यह दोस्तों संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है, और इसकी सुनवाई फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, और अजमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। सेक्शन 307 को आपने बाखूबी समझ लिया कि सेक्शन 307 कहता है कि जानबूझकर अगर किसी को धमकी दी जाए और चोरी की जाए उस समय, तब 307 लगता है, जो कि 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माना होता है, और यह नॉन बेलेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। इसकी सुनवाई फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। आशा करते हैं कि सेक्शन 307 आपको आसानी से याद हो गया होगा। बीएनएस का सेक्शन 308 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर होगा सेक्शन 308 पर बात की जाएगी। दोस्तों, सेक्शन 308 क्या बात करता है? यह बात करता है एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन की बात करता है। एक्सटॉर्शन क्या होता है? यह होता है दोस्तों, हिंदी में इसको कहते हैं उद्दापन। इसका हिंदी का शाब्दिक अर्थ है उद्दापन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है धन उगाही। धन उगाही कह सकते हैं,
या फिर कह सकते हैं वसूली करना, वसूली करना। वसूली शब्द ही अपने आप में है कि ज़बरदस्ती, यानी किसी से अगर कोई चीज़ वसूलने का काम होता है तो मान लीजिए कि वो ज़बरदस्ती होता है, लेना होता है और वसूली करना दोनों अलग होते हैं। एक्सटॉर्शन है, उद्दापन है, धनगाही, वसूली करना, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन होता है और हम वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं, और नहीं करेंगे सब्सक्राइब फिर भी अच्छे से ही बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो एक्सटॉर्शन शब्द है ये धन उगाही या वसूली करना जैसे अपराध को डिफाइन करने का काम करता है। जैसे किसी व्यक्ति को डरा धमका कर उससे उसकी कीमती वस्तु को बेईमानी पूर्वक ले लेना, धन उगाही करके ले लेना, यह सब एक्सटॉर्शन के अपराध में आता है। अब देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, आपने कोई दुकान चला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यह आपकी दुकान है, पता नहीं क्या है लेकिन दुकान समझ लीजिए आपकी दुकान है, और इस दुकान में आप दुकान बंद करके ज्यों ही सारा पैसा वैसा ले करके दुकान चला रहे हैं, और कोई व्यक्ति यहाँ से आता है और कहता है कि मुझको 50,000 रुपये दो, 50,000 रुपये दो, नहीं तो तुमको मार दूंगा, डरा के तुम्हारी दुकान में तोड़ फोड़ कर दूंगा, नुकसान कर दूंगा। और यह व्यक्ति क्या करता है, इसको 50,000 रुपये कैश दे देता है, और देने के बाद ये चला जाता है। बाद में FIR करता है तो सेक्शन 308 में मामला दर्ज होता है। हम इसी को समझेंगे कि यह अपराध कैसे बन जाता है। चलिए सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम एलिमेंट की, कि क्या क्या इसके तत्व हैं। तत्व की बात करेंगे। देखिए जब कहीं भी एक्सटॉर्शन की बात आएगी तो या तो पैसा होगा या फिर कोई कीमती वस्तु होगी जिसको कोई व्यक्ति ले ले, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अगर बात की जाए तो कहता है कि गलत तरीके से दबाव बनाना। अब जैसे यहाँ पर बात आ गई गलत तरीके से, वह गलत तरीका क्या हो सकता है? जैसे ऐसी कोई बात जानता हो जो उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास करे, झूठी अफवाह, झूठी अफवाह, या उसको किसी तरह से बदनाम करने का प्रयास करेगा, तो उसे डर करके क्या करेगा, वह उसको कीमती वस्तु, अपनी जो भी सामान है, मजबूरी में दे देगा। जब दे देगा तो वह एक्सटॉर्शन कहलाएगा। देखिए अब एक्सटॉर्शन के लिए कीमती सामान, कीमती वस्तु होनी चाहिए और गलत तरीके से ली गई हो, ऐसा गलत तरीका जो बदनाम करने के लिए किया गया हो, या फिर उसको झूठी अफवाह फैलाने की बात की हो, ठीक है। अब देखिए, और सबसे बड़ी बात तो मजबूरी में दिया हो। किसमें? मजबूरी में नहीं देगा तो उसका नुकसान होगा। मजबूरी में अगर पैसे वैसे दे देता है, कोई वस्तु देता है, तो अपराध होता है। चलिए अब इसका कार्य देख लेते हैं। इसमें कौन से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वह अपराध बन जाता है सेक्शन 308 के लिए। तो 308 के लिए दोस्तों बात करें कि सबसे पहली बात, अगर शारीरिक नुकसान पहुंचाया है, देखिए या तो शारीरिक नुकसान पहुंचाया है, यदि या फिर आपकी संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाया है। किसकी बात कर रहा है? ये संपत्ति की बात कर रहा है। संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है और नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दिया हो, ठीक है। दूसरी बात, उसको प्रतिष्ठा को नुकसान करने का या फिर जान से मारने की धमकी दिया हो, या फिर परिवार को जान से मारने की धमकी दिया हो, किसी भी प्रकार की धमकी हो गई हो, उसकी प्रतिष्ठा की बात आई हो, अगर इस लिहाजे से उसने कोई वस्तु या
सामग्री लिया है तो वह सेक्शन 308 बीएनएस के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। आइए इसकी सज़ा के बारे में बात कर लेते हैं कि सज़ा का क्या क्या प्रावधान इसमें किया गया है। देखिए सेक्शन 308, ठीक है, सेक्शन 308 का अगर बात करें हम, 308 का सब क्लॉज 2 बात करता है सज़ा के बारे में। सज़ा जबरन वसूली अगर कोई व्यक्ति करता है, किसी से जबरन वसूली अगर करता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल की सज़ा है। जबरन वसूली, अगर जबरन वसूली करता है तो 7 साल प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जबरन वसूली के लिए कितने साल की सज़ा है? 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माना दिया गया है। और दोस्तों बात करें, यह संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है और फर्स्ट जेएम यानी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट द्वारा इनकी सुनवाई होती है। अब बात करेंगे हम सेक्शन 308 का सब क्लॉज 3 बीएनएस का। इन्हीं सब धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है। अगर कभी एफआईआर भी दर्ज होती है तो 308(2) लगेगा, 308(3) लगेगा, 308(4) लगेगा, 5 लगेगा, इसी तरह लगते हैं। तो इन पर ध्यान देने वाली बात है। जबरन वसूली हुई तो 7 साल का कारावास हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति डरा कर, क्या करके, डरा कर या फिर चोट पहुंचाने की धमकी देकर, चोट पहुंचाने की धमकी देकर अगर जबरन वसूली करता है तो 2 साल की सज़ा है। 2 साल की सज़ा प्लस जुर्माना। देखिए अगर डरा धमका करके चोट पहुंचाने की धमकी देकर कोई वसूली करता है तो सेक्शन 308 का 3 लगेगा और 2 साल की सज़ा प्लस जुर्माना। दोस्तों यह संज्ञेय अपराध तो है लेकिन यह जमानती अपराध की श्रेणी में आता है और कोई मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। देखिए सेक्शन 308 का सब क्लास 4 दिख रहा है ना। सेक्शन 308 का सब क्लास 4 कहता है अगर गंभीर चोट, अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट कारित करने की धमकी देकर जबरन वसूली की जाती है, गंभीर चोट कारित करने की धमकी दी जाती है या डरा कर लिया जाता है कोई वस्तु, तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यह भी दोस्तों संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा 308(4) की सुनवाई होती है। अब बात करेंगे सेक्शन 308 का सब क्लास 4, सब क्लास 5। दोस्तों यह बात करता है अगर कोई व्यक्ति जबरन वसूली के लिए मृत्यु का भय दिखाकर जबरन वसूली करता है, मृत्यु कारित करने की धमकी देकर अगर वसूली करता है जबरन, तब सेक्शन 308(5) लगता है और ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सज़ा होगी। 10 साल प्लस जुर्माना। अगर सेक्शन 308 का सब क्लॉज 6, यह दोस्तों बात करता है अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध में फंसाने की धमकी दे। देखिए 308 का 6 व 7 भी इसमें देख लीजिए। 7 308 का 6 व 7 एक में देख लीजिएगा। यह बात करता है किसी व्यक्ति को फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दे या उकसाए, तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति कृत्य करता है तो 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माना। यह भी फर्स्ट जेएम द्वारा यानी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इनकी सुनवाई होती है। संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और समझौता योग्य अपराध नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रट लीजिए। तो सेक्शन 308(1) कहता है जबरन वसूली की परिभाषा की बात करता है। सेक्शन 308(2) कहता है जबरन वसूली करोगे तो 7 साल की सज़ा होगी। सेक्शन 308 का 3 कहता है कि अगर डरा कर धमका कर चोट पहुंचाकर कोई
जबरन वसूली की जाती है तो 2 साल की सज़ा होगी। 308(4) कहता है कि अगर गंभीर चोट कारित करने की धमकी देते हैं, डराते हैं तो 7 साल की सज़ा होगी। अगर 308(5) कहता है कि मृत्यु कारित करने की धमकी देंगे तो 10 साल की सज़ा होगी। 308 का 6 व 7 कहता है कि अगर फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी देकर या उकसा करके अगर जबरन वसूली करते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा हो। आई होप आपको एक्सटॉर्शन आसानी से समझ में आ गया हो। इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके, जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 309 में बताया गया है कि लूट क्या होता है। लूट के कुल 6 सबसेक्शन दिए गए हैं। लूट कितने सबसेक्शनों में है? 6 सबसेक्शन में दिया गया है। और सबसेक्शन 309 का 1, 309 का 2 और 309 का 3 यह लूट से संबंधित परिभाषाओं की बात करता है। और जो अगला सेक्शन है 309 का सब क्लास 4, 309 का सब क्लास 5, 309 का सब क्लास 6, यह बात करता है इसके दंड के बारे में। लूट के लिए लूट के दंड की बात करता है। और यह बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो देखिए, जो बीएनएस का सेक्शन 309(1) कहता है किसी भी प्रकार की चोरी या फिर उद्यापन लूट हो सकती है। किसी भी प्रकार की चोरी या एक्सटॉर्शन लूट हो सकती है। 309 का सब क्लास 2 कहता है कि चोरी कब लूट में बदल सकती है, चोरी कब लूट कहलाती है। और 309 का सब क्लास 3 कहता है कि उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन कब लूट कहलाता है। ये तीनों सबसेक्शन इसकी परिभाषा पर जोर देते हैं। अब देखिए, बात करेंगे 309 का सब क्लास 4 के बारे में, जो कि बात करता है लूट के लिए दंड। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लूट करता है तो उसको 10 वर्ष का कारावास 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के पहले क्या करता है, लूट करता है, अगर लूट करता तो ऐसे व्यक्ति को 14 वर्ष का कारावास हो सकता है। यानी कि अगर सिंपल तरीके से दिन में चोरी करता है तो दिन में लूट करता है तो 10 वर्ष का कारावास होगा। और रात में चोरी करता है यानी सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद करता है तब 14 वर्ष का कारावास से दंडित किया जाएगा। चलिए, 309 का सब क्लास 5 क्या कहता है? यह कहता है अगर कोई व्यक्ति लूट करने का प्रयत्न करता है तब ऐसे व्यक्ति को 309 का सब क्लास 5 में दंडित किया जाएगा, जो कि 7 वर्ष का कारावास हो सकता है और साथ ही साथ जुर्माना हो सकता है। अब देखिए, 309 का सब क्लास 6 कहता है लूट करते समय अगर किसी को चोट कारित कर दिए हैं तब ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है, जो कि 10 साल तक हो सकती है। लूट करते समय अगर चोट पहुंचा रहे हैं तो आजीवन कारावास प्लस या 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। ये तीनों सेक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा की जाएगी, इसके ट्रायल किया जाएगा। और यह अजमानती अपराध है यानी इसमें जमानत नहीं होगी।
यह अपराध समझौता योग्य अपराध नहीं है। और यह जो है संज्ञेय अपराध है, इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और तुरंत क्या है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है विदाउट वारंट। यानी वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कहीं लूट होती है तो पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती है। फटाफट एक नज़र रखते हैं। देखिए सेक्शन 309 का सब क्लास 4 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लूट करता है तो 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना हो सकता है प्लस जुर्माना। लेकिन वह लूट अगर सूर्यास्त के बाद करता है और सूर्योदय के पहले करता है, यानी रात में करता है, तब वह 14 वर्ष का कारावास हो जाएगा। 309 का सब क्लास 5 कहता है कि अगर लूट का कोई प्रयत्न करता है तो 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना होगा। 309 का सब क्लास 6 कहता है लूट के बाद अगर लूट के समय चोट लग गई है कि मारपीट हो गई है, तब वह आजीवन कारावास या 10 साल का कारावास हो सकता है। जेएम फर्स्ट क्लास अजमानती अपराध है, समझौता नहीं हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 310 के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 310 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आपको जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। दोस्तों यह सेक्शन कहता क्या है? यह दोस्तों बात करता है डकैती के बारे में। डकैती क्या होती है? अगर डकैती कोई व्यक्ति करता है तो उसको क्या पनिश की जाएगा, क्या दंड मिलेगा, इस सब कुछ इस वीडियो में आज हम कवर अप करने वाले हैं। टोटल 6 सबसेक्शन में इसको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भारतीय न्याय संहिता और कानून से संबंधित सारी जानकारियां समय पर आपको मिलती रहती हैं। चलिए देखते हैं डकैती के बारे में। डकैती माने दोस्तों जो व्यक्ति डकैती करता है उसको डकैत बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा, जैसे सुने होंगे डाका डाला, उसके घर में डाका पड़ गया, फला के घर में डाका पड़ गया, इसे। और जो डकैती डालते हैं उनको डकैत बोलते हैं, और जहाँ घटना होती है उसको डाका पड़ा है। तो इस तरह का गांव में अफवाह सुने होंगे, फिल्मों भी देखते होंगे, डकैत घोड़ों पर आते हैं। तो क्या आपने कभी देखा है कि 2 डकैत आ रहे हैं या 2 डकैतों ने डकैती किया? इस तरह कोई सुने कि 4 डकैत डकैती करके चले गए? ऐसा नहीं सुने होंगे, क्योंकि डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे। देखिए 5 या फिर 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तब वह डकैती करेंगे। अगर 5 व्यक्ति से एक व्यक्ति भी कम हुआ तब वह डकैती नहीं, लूट कहलाएगी। देखिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर मिलकर कहीं पर लूट करते हैं, कहीं पर चोरी करते हैं, तब उनको डकैती कहते हैं। बात समझ रहे ना? देखिए 5 से कम नहीं, अगर एक भी व्यक्ति कम हुआ तो तुरंत वह लूट में चला जाएगा, तब वो डकैती नहीं रह गई। लेकिन अगर 5 से एक कदम आगे, या 5 ही या 10, 20, 50 जितने भी हैं, अगर सभी ने मिलकर डकैती किया तो उसको डकैती बोलते हैं। लेकिन एक बात और, अगर 5 व्यक्ति हैं, 5 में से 4 व्यक्ति लूट कर रहे हैं और एक व्यक्ति वहीं पर उनकी खड़ा होकर क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। वहीं पर खड़ा होकर मदद कर रहा है, तो बोलो यह लूट कहाएगा कि डकैती कहाएगा? दोस्तों यह भी क्या होगा? डकैती ही कहलाएगी, क्योंकि कहा गया है कि 5 व्यक्तियों में से जितने व्यक्ति हैं अगर लूट के समय मौजूद हैं, भले ही लूट ना कर रहे हों, उनका सहयोग कर रहे हों किसी भी तरह से, तब वह क्या होंगे? डकैती के लिए दंडित किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है या किसी के घर में एक व्यक्ति बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, 5 लुटेरे गए हैं, 5 लुटेरे, और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, देख रहा है कोई आ तो नहीं रहा है, और 5-4 लोग क्या कर रहे हैं? अंदर जाके सामान को लूट रहे हैं।
अब लूट पाट तो हो गई, तो अब वो कहेगा कि नहीं सर मैं लूट नहीं रहा था, मैं सामने खड़ा था। अरे भाई तुम भी तो उसकी मदद कर रहे थे। तो इसलिए 5 से कम नहीं होने चाहिए, 5 से ज़्यादा होंगे चलेगा। 5 व्यक्ति अगर हैं, उसमें से 2-4 भी अगर डकैत लूट कर रहे हैं और उससे सबकी मदद कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो डकैती कहलाएगा। तो चलिए बात समझ में आ गई, कोई टेंशन नहीं। दोस्तों जो बीएनएस का सेक्शन 310 है का सब क्लास 1, ये बात करता है इसकी परिभाषा के बारे में। तो मैंने परिभाषा तो आपको बता ही दिया कि डकैती की परिभाषा क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए डकैती के लिए दंड, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, अब इसकी दंड की बात करते हैं। तो बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 2 यह बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है, डकैती के लिए दंड है, डकैती के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है तो उसको क्या सजा होगी दोस्तों, उसको आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 310 का सब क्लास 2 कहता है डकैती करते हैं तो उसके लिए प्रावधान ये है, आजीवन कारावास से 10 साल की सजा। चलिए अब बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 3। यह कहता है फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति डकैती करते वक्त हत्या कर देता है, डकैती करते वक्त किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तब क्या होगा, इसको कहेंगे डकैती के साथ हत्या। अगर डकैती के साथ हत्या होगा तो ऐसे व्यक्तियों को मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष, साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएंगे। अब चलिए सेक्शन 310 का सब क्लास 4 की तरफ चलते हैं। बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लास 4 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ डकैती की तैयारी कर ले, सिर्फ डकैती की तैयारी करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। डकैती की तैयारी, सिर्फ डकैती की तैयारी मात्र से ही उस व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। आइए चलिए बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 5 यह दोस्तों बात करता है कि अगर डकैती के प्रयोजन से कहीं इकट्ठा होते हैं, डकैती के प्रयोजन से मात्र इकट्ठा रहते, कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। इकट्ठा, सिर्फ डकैती के उद्देश्य से वो कहीं इकट्ठा होते हैं, प्रयोजन से इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। समझ रहे हैं ना? देखिए बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 6 यह दोस्तों बात करता है अगर आदतन डकैत हैं, उनका गिरोह है, उनसे अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है, यानी गिरोह से जुड़ा है, डकैतों की टोली से जुड़ा है, तब ऐसे व्यक्ति को, कोई गिरोह से जुड़ा था, ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर 10 साल का कारावास साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। समझ रहे बात को? कहने का मतलब अब ध्यान से सुनिएगा, नो कन्फ्यूजन। देखिए डकैत तो सबको पता है, 310 बीएनएस का 310 का सब क्लॉज 2 कहता है
अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है तो उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास होगा। 310 का सब क्लॉज 3 कहता है कि डकैती के साथ अगर कोई हत्या करता है तो उसको मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास, साथ ही साथ जुर्माना भी दिया जाएगा। बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 4 कहता है डकैती की कोई तैयारी मात्र करता है तो 10 वर्ष प्लस जुर्माना होगा। बीएनएस का सेक्शन 310 का सब क्लॉज 5 कहता है अगर तैयारी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, प्रयोजन करते हैं तो 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। बीएनएस सेक्शन 310 का सब क्लॉज 6 कहता है अगर ऐसे डकैतों के गिरोह का, टोली का सदस्य कोई है तब आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास से दंडित किया जाएगा। अब इसकी नेचर क्या है, इसको समझ लेते हैं क्या है इसका नेचर। तो दोस्तों ये सारे डकैतों को संज्ञेय अपराध में रखा गया है, यानी गंभीर अपराध होते हैं, अजमानती अपराध होते हैं, इनमें जमानत नहीं होगी और साथ ही साथ यह सेशन ट्रायल होते हैं। सेशन ट्रायल होते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई भी गलती आज नहीं होने वाली है। कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 311 के बारे में जो बात करता है लूट और डकैती के समय अगर कोई हथियार का प्रयोग करता है तो क्या हो सकता है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 311। दोस्तों ये सेक्शन काफी मजेदार सेक्शन है क्योंकि यह बात करता है लूट और डकैती के समय अगर कोई व्यक्ति खतरनाक हथियार का उपयोग करता है उसके बाद जो परिणाम होते हैं, क्या दंड का प्रावधान किया गया है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में हम करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल लॉ एजुकेशन जीके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपको कानून से संबंधित बराबर प्रोवाइड होती रहेगी, समय समय पर आती रहती है। तो हम आज बात करेंगे सेक्शन 311। चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों यह बात करता है कि लूट और डकैती, हमने लूट और डकैती, लूट भी हम पढ़ा चुके हैं, डकैती भी पढ़ा चुके हैं। अब बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति खतरनाक हथियार का प्रयोग करता है उसके परिणाम जो परिणाम आते हैं, कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं चलिए देखते हैं। अगर खतरनाक हथियार द्वारा किसी को गंभीर चोट पहुंच गई हो, किसी को अगर गंभीर चोट लग गई हो, मैंने ज्यादा उसको चोट लग गई हो, तब क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, यानी लूट और डकैती के समय किसी की हत्या हो गई हो खतरनाक हथियार से, किसी को साधारण चोट लग गई हो, माने हल्की फुल्की चोट लग गई हो, लूट और डकैती के समय खतरनाक हथियार से गंभीर चोट लग गई हो या मृत्यु हो गई हो या साधारण चोट लग गई हो, अगर ऐसा कृत्य हुआ है या फिर ये सब करने का क्या है प्रयत्न हुआ हो, प्रयत्न या तो अपराध इस तरह के हुए हो या ये सब करने का प्रयत्न हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 311 के तहत दंडित किया जाएगा। अब देखिए सजा, इसमें सजा का क्या व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 311 के तहत ऐसा कोई कृत्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष का कारावास दिया जाएगा, यानी 7 वर्ष का जेल उसको होगी। और दोस्तों बता दें कि यह अपराध संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है, यानी इसमें बेल नहीं होने वाली है और इसका जो ट्रायल होगा, इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा, यानी जिला जज के पास होगा। तो आज की वीडियो हमने क्या जाना सेक्शन 311 के बारे में कि लूट और डकैती के समय कोई खतरनाक हथियार का प्रयोग करके चोट पहुंचाता हो या ऐसा करने का प्रयत्न करता हो तो 7 वर्ष का कारावास हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 313 और 312 के बारे में पिछली वीडियो में हमने 311 के बारे में बात किया था। दोस्तों
312 क्या कहता है, 313 क्या कहता है, इसके परिभाषा और सजा के बारे में और इसका ट्रायल कहाँ हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 312 को पहले देखेंगे। यह क्या कहता है दोस्तों, यह कहता है कि खतरनाक हथियार से सुसज्जित होकर, यानी खतरनाक हथियार से लैस होकर अगर कोई व्यक्ति लूट या फिर डकैती का प्रयत्न करता है, लूट या फिर डकैती का प्रयत्न करता है, किस तरह, हथियारों से लैस होकर, तब ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 312 के तहत पनिश किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको सजा होगी 7 वर्ष की, 7 वर्ष की सजा होगी। और यह अपराध संज्ञेय अपराध होंगे, अजमानती अपराध होंगे, और इनकी सुनवाई जो है सेशन कोर्ट में होगी, यानी जिला एवं सत्र न्यायालय में इनका विचारण होगा। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 313, बीएनएस 313। यह भी दोस्तों बहुत छोटा सेक्शन है। यह बात करता है चोरी या लूट, चोरी या लूट का, चोरी या फिर लूट कि टोली का कोई व्यक्ति है, गिरोह का कोई व्यक्ति है, टोली, अगर गिरोह का कोई व्यक्ति है जो अद्यतन इस तरह की चोरी या लूट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 313 के तहत दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि डकैती का नहीं होना चाहिए। अगर कोई डकैती वाला तो उसके लिए दूसरा सेक्शन है, लेकिन इसके लिए चोरी और लूट की टोली का कोई है, तब सेक्शन 313 के तहत पनिश किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को भी 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए, इसके लिए भी क्या है, यह भी क्या है, यह संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है। इसकी भी सुनवाई सेशन ट्रायल में होगी। करने वाले हैं वह है सेक्शन 314 भारतीय न्याय संहिता का। तो इसको हम पूरा डिटेल में कवर अप करेंगे। 314 और 315 दोनों को इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने बात किया था 313 के बारे में। तो चलिए भारतीय न्याय संहिता को इस बोर्ड के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर करें और हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी। चलिए देखते हैं क्या होता है आज। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 314 और 315, आज इसी के बारे में टोटल चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल लॉ एजुकेशन जी को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लॉ से संबंधित, भारतीय न्याय संहिता से संबंधित और कानून से संबंधित तो सारी जानकारी प्रोवाइड होगी जिसकी हमें जरूरत है। देखिए, बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 314 के बारे में। बीएनएस 314 यह क्या बात करता है? यह बात करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो संपत्तियों का क्या करे, दुर्विनियोग करे। कोई संपत्ति है और उसको क्या करे, बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग करता है। इसको हम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, संपत्ति बेईमानी दुर्विनियोग, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी संपत्ति का, कैसी संपत्ति होनी चाहिए, जो चल संपत्ति होनी चाहिए। चल, चल माने मोबाइल प्रॉपर्टी, मतलब इस स्केच को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। और अगर ये बोर्ड हमारे हाथ में होता तो कहीं, मतलब कोई भी मोबाइल वगैरह, गाड़ी घोड़ा, किसी भी चीज को
चल संपत्ति कर सकते हैं। तो चल संपत्ति है। बेईमानी मतलब जिसमें हमारा आश्रय हो, उस वस्तु को क्या करें, अपने पास रख ले, किसी को देना, बेईमानी पूर्वक। और दुर्विनियोग का मतलब क्या है? दुर्विनियोग का मतलब होता है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार कह सकते हैं, या इसको दुराचार कह सकते हैं। दुर्व्यवहार इसको कह सकते हैं, या फिर दुराचार कह सकते हैं, यानी इसको कह सकते हैं अवैध या फिर अनैतिक, कुछ भी कहिए आप। दुर्विनियोग को अवैध तरीके से कुछ वस्तु को यूज करना, या अनैतिक तरीके से दुराचार या दुर्व्यवहार, किसी भी ऐसी बात दुर्विनियोग में आता है कि किसी संपत्ति को जो विचल हो, बेईमानी पूर्वक उसका उपयोग कोई कर लेता है दुर्व्यवहार के दृष्टि से, दुराचार की दृष्टि से, तो क्या कहलाएगा वह? सेक्शन 314 के अंतर्गत दंड देने का प्रावधान किया गया है। हमें लगता है कि समझ में नहीं आया होगा, तो अगर हम इसको कुछ ही उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो टू दी बेस्ट हो जाएगा और मजा आएगा। चलिए इसको एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, और यह रास्ते से जा रहा होता है, रास्ते से फर्स्ट क्लास रास्ते से जा रहा है, और यहीं पर क्या हुई, सोने की अंगूठी मिल गई उसको, सोने की अंगूठी। अब रास्ते में सोने की अंगूठी मिल गई, इसका चेहरा खिल गया। अब देखिए, अंगूठी यह उठा लेता है, क्या करता है, यह अंगूठी उठा लेता है, इसकी अंगूठी नहीं है। देखिए, संपत्ति को उठा लिया, अब इसके मन में बेईमानी आ गई। अब इसको पता नहीं है किसकी संपत्ति है, लेकिन क्या करता है, बेईमानी पूर्वक आशय से, मतलब अपने पास रख लेता है, और इसके जो ओरिजिनल मालिक है खोजने का प्रयास नहीं करता है कि ये किसकी है। खोजता तो शायद मिल जाते, एक गत्ते सड़क क्या करता है, कहीं बेच देता है, और जब बेच दिया तो इसके ऊपर सेक्शन 314 लग सकता है। जिसकी अंगूठी होगी वह सेक्शन 314 के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकता है, क्योंकि इसने प्रयास नहीं किया उस व्यक्ति को खोजने का जिसकी वह संपत्ति अंगूठी गिरी हुई थी। तो बात समझ में आ गई, आसान से शब्दों में समझिएगा। अब देखिए, अगर सजा की बात की जाए कि इसमें कितना सजा दिया गया है, तो फ्रेंड्स जान लीजिए कि अगर ऐसी कोई संपत्ति है जो जिसका दुर्विनियोग हुआ है, 6 माह तक सजा हो सकती है, या फिर इसको बढ़ाकर 2 वर्ष तक किया जा सकता है। 6 माह से 2 वर्ष तक सजा की जा सकती है। और सुनिए, यह दोस्तों असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, और इसकी सुनवाई एनी मजिस्ट्रेट, कोई मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। चलिए अब सेक्शन 315 की तरफ बढ़ेंगे। बीएनएस का सेक्शन 315। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है ऐसी कोई संपत्ति जिसका दुर्विनियोग हुआ है, कैसे, बेईमानी पूर्वक, लेकिन किसका, किसी मृत व्यक्ति का। देखिए भाई, ऐसी कोई संपत्ति जिसका बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग हुआ है किसी मृत व्यक्ति का। यहां पर शब्द आ गया है मृत व्यक्ति। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति का कोई दुर्विनियोग करता है तो सेक्शन 315 के तहत दंडित किया जाएगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का। अब वो क्या करता है, इसके पास फर्नीचर वगैरह है, फर्नीचर है मान लीजिए, या कोई धन है, और इसका सेवक है बी, इसका सेवक है बी। यह व्यक्ति क्या करता है, मर जाता है, मृतक हो जाता है, मृत हो जाता है। अब मरने के बाद बी क्या करता है, यह इसके लीगल वारिस थे, मान लीजिए सी इसका लीगल वारिस था, माने संपत्ति, फर्नीचर और धन किसको मिलना चाहिए था, सी को मिलना चाहिए था,
लेकिन यह क्या करता है, सी को नहीं बताता है, सी को नहीं, और डायरेक्ट क्या करता है, फर्नीचर और धन को कब्जा में अपने कर लेता है या फिर इसको बेच देता है। पहले दुरुपयोग करता है या इसको बेच देता है, तब क्या होगा, बी को सेक्शन 315 के तहत दंडित किया जाएगा। बताइए, बात समझ में आई? नो कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर इसकी सजा की बात करें तो दोस्तों इसमें सजा जो है 3 साल का कारावास है प्लस जुर्माना भी है, यानी 3 साल कारावास हो सकता है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। एक दूसरी बात इसमें दिया गया है कि अगर कोई जो दुर्विनियोग किया उस संपत्ति का मृत व्यक्ति के, अगर वह सेवक है या फिर लिपिक है, लिपिक अगर सेवक और लिपिक है तब उसको 7 वर्ष का कारावास होगा। कितने वर्ष? 7 वर्ष के कारावास और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। तो बात समझ आई? यह भी दोस्तों सेक्शन 315 भी क्या है, असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है। और लेकिन इनकी सुनवाई जो है फर्स्ट जेएम में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इनकी सुनवाई की जाएगी। तो आज आपने क्या सीखा फ्रेंड्स? सेक्शन 314 कहता है संपत्ति कोई है चल संपत्ति जिसका बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग किया जाता है उसको 6 माह से लेकर 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। और सेक्शन 315 कहता है कि अगर ऐसी संपत्ति जिसका कोई मृतक है उसकी संपत्ति का दुर्विनियोग हुआ है तो उसको 3 साल का कारावास, अगर सेवक या लिपिक है तो 7 साल का कारावास। आई होप कि आपको सेक्शन 314 और 15 स्पष्ट तरीके से क्लियर हो गया होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 316 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन को जानना सबके लिए जरूरी है क्योंकि आज हम सभी के बीच में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बहुत तेजी से फैल रहा है। तो क्या होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसको समझिए दोस्तों। विश्वासघात क्या होता है? विश्वासघात इसको कह सकते हैं, यानी कि आपराधिक न्याय ट्रस्ट भी बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं आपराधिक न्यास भंग। तो आज हम बात करेंगे आपराधिक न्यास भंग, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 316। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपको देखने की मिलती है जो कि क्रिमिनल से संबंधित होती हैं और क्राइम से संबंधित होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 316 के बारे में। दोस्तों भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 316 का सब क्लास 1 क्या करता है, इसको डिफाइन करता है डिफाइन करता है आपराधिक न्यास भंग के बारे में। तो आपराधिक न्यास भंग क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति से विश्वासघात करना, किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति के, मान लीजिए कोई संपत्ति है और उस संपत्ति को आपने किसी को दिया था और उसने क्या किया, उसका दुरुपयोग कर दिया, अपने लाभ में ले लिया। इस तरह से क्या हुआ, मेरा जो है विश्वासघात मुझसे किया। किसी संपत्ति का बेईमानी पूर्वक अगर कोई व्यक्ति उपयोग करता है, हमारी संपत्ति का कोई अन्य व्यक्ति बेईमानी पूर्वक उपयोग करता है तो उसी को बोलते हैं विश्वासघात। मान लीजिए किसी दुकानदार के पास कोई सामान लेने गया, वहाँ पर उधार लिया, वो सामान, कुछ सामान को उधार लिया और चला गया। बाद में वो कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा। तो इस तरह क्या हुआ, विश्वासघात हुआ। हमने विश्वास करके उसको पैसे सामान दिए और पैसे नहीं दे रहा है, तो इसी को कहते हैं विश्वासघात। तो उसके ऊपर ही सेक्शन 316 लगती है। तो चलिए हम इसमें पूरा डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहली बात होता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, भरोसा तोड़ देता है, दिल तोड़ देता है, भरोसा तोड़ देता है। और जब भरोसा तोड़ता है तो आपकी वस्तु का या किसी भी वस्तु का गलत उपयोग कर लेता है। जब आपका भरोसा टूटेगा कुछ न कुछ गलत उपयोग होगा।
और वह व्यक्ति क्या करता है, उससे बेईमानी पूर्वक लाभ प्राप्त कर, बेईमानी पूर्वक क्या करता है, लाभ प्राप्त कर लेता है। भरोसा तोड़ करके कुछ न कुछ तो लाभ मिलता है ये सबको, लेकिन इसको कौन सा कृत्य करेंगे कि क्रिमिनल ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाएगा। अगर इसके कार्य की बात करें कि कौन कौन से कार्य से हमें विश्वासघाती कहा जा सकता है, या आपराधिक नाशभंग तोड़ा कह सकते हैं, या क्रिमिनल ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने कोई घर किराए पर दिया, किसी व्यक्ति को हमने क्या किया, घर किराए पर दिया, और उसके बाद क्या करता है, वो किराए के बाद बेच देता है, तो क्या किया हुआ, आपराधिक न्यासभंग किया, विश्वासघात किया। दूसरी बात, मान लीजिए कोई ट्रस्ट है और ट्रस्ट का पैसा कोई अपने उपयोग के लिए यूज कर रहा है, ट्रस्ट का पैसा क्या कर रहा है, वह अपने फायदे के लिए कर रहा है, तो क्या हुआ, वह भी एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का काम कर रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है और कंपनी का कोई कर्मचारी क्या करता है, उस पैसे को लगाता नहीं है, बाकी अपने पास ही रख लेता है, तो वह भी क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। बैंक कर्मचारी हो गए, बैंक कर्मचारी क्या कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दे रहे हो, पैसे को जमा ना करे, अपने पास रख के उसका यूज कर रहे हो, किसी भी तरह से यूज कर रहे हो, तो वह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। मान लीजिए आपने कोई संपत्ति खरीदा, आपके द्वारा कोई संपत्ति खरीदी गई और उस पैसे को जिसके नाम संपत्ति खरीदी गई उसको पैसे ना दे करके वह व्यक्ति यूज कर रहा है जो बीच बिचौलिया था, तो यह क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब जिसने बेचा उसको पैसे नहीं दिया और अपने पास यूज कर उसका यूज कर लिया, पैसे का यूज कर लिया, तो यह क्या हुआ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। सेक्शन 316 के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। इसमें कई सब सेक्शन है, सभी दंड की बात करते हैं, तो एक एक के बारे में मैं डिटेल में कवर अप करने वाला हूं। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अब तक लाइक कर लीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना क्यों सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अब बात करेंगे इसके सजा के बारे में। आप लोग समझ गए होंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, माने विश्वासघात कोई कैसे कर सकता है, आप लोगों ने समझ लिया। अब उसका सजा की बात करेंगे। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बीएनएस का सेक्शन 316 का सब क्लॉज 2 में विश्वासघात के लिए दंड की बात करता है, विश्वासघात, अगर कोई व्यक्ति विश्वासघात करता है, आपराधिक न्यासभंग करता है, तब ऐसे व्यक्ति को सजा से दंडित किया जाएगा, और ऐसी सजा 5 साल तक हो सकती है। 5 साल की सजा होगी और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब बीएनएस का सेक्शन 316 का सब क्लॉज 3, देखिए सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई दुकान है, उसके गोदाम का कोई इंचार्ज है, किसी का गोदाम का इंचार्ज है, या कोई गाड़ी है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, अगर बीच में वह सामान को गायब करे तो क्या है, यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने हमने उसको विश्वास करके वह सामान दिया और उसने गायब कर दिया। मान लीजिए कोई दुकान गोदाम है, वहाँ से कोई सामान गायब हुई, तो यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। और अगर इस तरह का कोई किस करता है, जैसे वाहक, उसको वाहक बोल सकते हैं, या गोदाम भंडारण बोल सकते हैं, गोदाम रखवाला, अगर यहाँ पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष की सज़ा और प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आई होप कि आपको सब बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए बीएनएस का सेक्शन 316 का सब क्लॉज 4, देखिए यह बात करता है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 316 का सब क्लॉज 4 करता है कि अगर कोई क्लर्क या नौकर, देखिए क्लर्क या नौकर अगर आपराधिक न्यासभंग करते हैं, क्लर्क या फिर नौकर आपराधिक न्यासभंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को सेक्शन 316 के सब क्लास 4 के तहत दंडित किया जाएगा। इसमें भी 7 वर्ष का कारावास और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बीएनएस का सेक्शन 316 का सब क्लॉज 5, देखिए सब क्लॉज 5 बात करता है कि अगर सरकारी कर्मचारी कोई है
या बैंक का कर्मचारी कोई है, अगर यह आपराधिक न्यास भंग करता है, सरकारी कर्मचारी या बैंक कर्मचारी अगर आपराधिक न्यास भंग करते हैं तो इनको भी क्या किया जाता है, 7 वर्ष का कारावास, साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आई होप कि आपको सेक्शन सब याद हो गए होंगे। 316 का सब क्लास 1 कहता है इसकी परिभाषा के बारे में, आपराधिक न्यास भंग की, और बीएनएस का सेक्शन 316 सब क्लास 2 कहता है कोई विश्वासघात करता है तो उसको 5 साल की सजा होगी। 316 का सब क्लास 3 कहता है कि अगर वाहक या गोदाम का इंचार्ज अगर आपराधिक न्यास भंग करता है तो 7 साल की सजा होगी। 316 का सब क्लास 4 कहता है कि कोई क्लर्क या नौकर अगर आपराधिक न्यास भंग करता है तो 7 साल की सजा। 316 का सब क्लास 5 कहता है सरकारी या बैंक कर्मचारी अगर इस तरह का कोई कृत्य करते हैं तो उनको 7 साल की सजा होगी। साथियों, आपको बता दें कि यह जो सारे अपराध हैं संज्ञेय अपराध हैं और अजमानती अपराध हैं। संज्ञेय अपराध हैं और अजमानती अपराध हैं, यानी इन अपराधों में जमानत नहीं होती है, जेल जाना होता है। और दूसरी बात, यह फर्स्ट जेएम यानी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इनकी सुनवाई की जाती है। तो आई होप कि आपको सेक्शन 316 का सब क्लियर हो गया होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है या किसी ऐसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या किसी कानून संबंधी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, देर सवेर आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। जब हम बात करेंगे स्टोनल प्रॉपर्टी के बारे में यानी चुराई गई संपत्ति के बारे में बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति का उपयोग करता है, उसका बेचता है, इधर उधर करता है, तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है आज के सेक्शन में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 317 के बारे में। इस सेक्शन में 5 सब क्लॉज दिए गए हैं और सबको हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुराई हुई संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति के बारे में, यानी चुराई हुई संपत्ति का उपयोग उपभोग के बारे में बात करने वाले हैं। दंड का क्या प्रावधान, देखिए अक्सर क्या होता है, सस्ते माल के चक्कर में ये लग जाते हैं, मतलब नुकसान हो सकता है आपकी। जैसे कोई सस्ती माल बिक रहा है और लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि यह माल चोरी का है, तो बेचारा ना घर का रहा ना घाट का, उसको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो ऐसी तमाम मुसीबतों से बचने के लिए अगर आप भी कोई सस्ता माल खरीद रहे हैं या कोई चोरी की हुई संपत्ति को खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस सेक्शन में आज पूरा डिटेल में कवरअप होगा कि कैसे क्या करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं। तो देखिए, चुराई हुई संपत्ति की अगर बात की जाए तो सस्ते चक्कर में नुकसान हो सकता है, रास्ते का माल सस्ते में हो सकता है जेल में, तो बहुत समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसके एलिमेंट्स के बारे में कि वह कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें किसी व्यक्ति को अगर चुराई हुई संपत्ति है तो उसको पता चल सकता है कि यह संपत्ति ये नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर इसके तत्व की बात करें, हम बीएनएस का सेक्शन 317 का सब क्लास 1 के बारे में देख रहे हैं, यानी इसकी परिभाषा को डिटेल में कवरअप करने का प्रयास है। ऐसा कोई व्यक्ति कोई संपत्ति लेता है जो चोरी की है, क्या है, चोरी की है। अगर चोरी की संपत्ति वह लेता है तो क्या होगा, उसको दंडित किया जाएगा। अगर वह चोरी की संपत्ति अपने पास रखता है, अपने पास रखता है, अगर चोरी की संपत्ति क्या करता है, वह अपने पास रखता है, तब उसको दंड देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। दूसरी बात, अगर वह व्यक्ति जानता है, जानते हुए चोरी की संपत्ति है, फिर भी क्या करता है, वह उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ अगर उसको शक है कि यह चोरी की है, फिर भी वह उसका उपभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई चुराई हुई संपत्ति को क्या करता है, अपने पास रखता है, चुराई हुई संपत्ति को जानबूझकर अपने पास रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को 317 के तहत पनिश किया जाएगा। अब देखिए, इसके कौन कौन से कार्य हो सकते हैं
कि लगे कि यह चोरी की हुई संपत्ति। देखिए कार्य, कार्य की अगर बात की जाए तो कोई चोरी की सामान को क्या करे, बेचता हो। अगर बेचता है तो भाई साहब वो अभी चोरी की संपत्ति के लिए दंड देने का प्रावधान उसके ऊपर भी किया गया है। चोरी का माल मान लीजिए कोई छिपा रहा है, चोरी की हुई संपत्ति है, उसको क्या करता है, वह छिपाता है। अगर छिपाता है तो उसको भी क्या करेंगे, पनिश करेंगे। अगर चोरी का माल है, कोई व्यक्ति क्या करता है, इस्तेमाल करता है, चोरी का सामान क्या करता है, इस्तेमाल करता है, या फिर चोरी की सामान को क्या करता है, ऑनलाइन बेचता है। चोरी की सामान क्या करता है, ऑनलाइन बेचता है। और या किसी को विश्वास दिलाता है कि यह वस्तु क्या है, मेरी है। अगर किसी को विश्वास दिलाए कि हाँ यह वस्तु मेरी है, अगर उस वस्तु को किसी को बेच दे लेकिन वह चोरी की संपत्ति होगी तो क्या किया जाएगा, उसमें भी दंड दिया जाएगा। मान लीजिए यह स्केच मेरा है लेकिन मैंने कहीं चोरी करके ले आया हूँ, और आपसे बता दूं कि यह स्केच खुद मेरा है, मैंने खरीदा है, और मैं किसी को क्या करूं, बेच दूं या दे दूं रखने के लिए। लेकिन जब उसके पास संपत्ति पाई जाएगी तो क्या होगी, यह चोरी की संपत्ति मानी जाएगी। चलिए आगे इसकी बात करते हैं। तो आपको सेक्शन यहाँ तक कहीं कोई कन्फ्यूजन? अब बात करेंगे, अगर आप समझ चुके होंगे चोरी की संपत्ति लेना, बेचना, रखना, खरीदना किसी हर तरह का नुकसान है, गुनाह है, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो इसलिए रास्ते का माल सस्ते में लेने का कष्ट ना करें। अब हम इसके दंड की बात करेंगे। बीएनएस का सेक्शन 317 का सब क्लास 2। देखिए 317 का सब क्लास 2 क्या कहता है कि अगर चुराई हुई संपत्ति कोई जानबूझकर अपने पास रखता है या प्राप्त करता है, अपने पास रखता है या प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल की क्या होगी, सजा होगी, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। समझ रहे दोस्तों? यह क्या है, यह अपराध संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत मिलने का कोई चांस नहीं, जेल जाना होगा, और यह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा क्या होता है, इनकी सुनवाई होती है। ठीक, अब बीएनएस का सेक्शन 317 का सब क्लॉज 3 के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या कहता है। यह दोस्तों बात करता है कि बेईमानी से कोई संपत्ति अपने पास रखता है, जानता हो क्या हो कि वह डकैती की संपत्ति है या किसी आपराधिक कृत्य में सम्मिलित किसी व्यक्ति की संपत्ति है, वह क्या करता है, अपने पास रखता है। अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है, डकैती वाली वस्तु क्या करता है, अपने पास रखता है, तब ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास हो सकता है, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास हो सकता है, साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। और दोस्तों बता दें यह भी क्या है, संज्ञेय अपराध है, और यह अजमानती है। सबसे बड़ी बात कि इसका ट्रायल कहां पर होगा, सेशन कोर्ट में होगा। अब बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 317 का सब क्लास 4। यह किसकी बात करता है फ्रेंड्स? यह बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी की संपत्ति को क्या करता है, खरीदता है, बेचता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी की संपत्ति को खरीदता है, बेचता है, तो उसको सेक्शन 317(4) में पनिश करने का प्रावधान किया गया है, और ऐसे व्यक्ति को भी आजीवन कारावास, 10 साल या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह भी संज्ञेय अपराध, अजमानती है, और सेशन ट्रायल इसका भी होगा। तो दोनों सेक्शन 317 का 3 और 317 का सब क्लास 4 ये दोनों आजीवन कारावास से संबंधित हैं, 10 साल सजा जो कि सेशन ट्रायल होगा। अब आखिरा सेक्शन बीएनएस का सेक्शन 317 का सब क्लास 5। देखिए 317 का सब क्लास 5 कहता है कि चोरी की संपत्ति को कोई जानबूझकर क्या करता है, छिपाता है या ठिकाने लगाता है। चोरी की संपत्ति को क्या करता है, कहीं पर छिपा देता है अपने घर में या आसपास, या कहीं उसको पहुंचा देता है, ठिकाने लगाता है। अगर इस तरह का अपराध कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा
या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। यह क्या है? यह भी संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और इसका भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई होगा, यानी फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इस अपराध की सुनवाई करेगा। तो देखिए 317 का सब क्लास 2 कहता है 3 साल की सजा और जुर्माना, यानी चुराई हुई संपत्ति को क्या करता है? खरीदता है या अपने पास रखता है। दूसरी बात, अगर 317 सब क्लास 3 कहता है कि अगर डकैती की सामग्री है या कोई आपराधिक कृत्य में संलिप्त किसी व्यक्ति की सामान है वह यूज करता है या लेता है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है। या फिर 317 का सब क्लास 4 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी की संपत्ति को खरीदता है, बेचता है तो उसको भी सेम सज़ा होने वाली है। 317 सब क्लास 5 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति को जानबूझकर कहीं छिपाता है या फिर ठिकाने लगाता है तो उसको 3 साल की सज़ा होने वाली है। तो आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।